हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इनांशियोमर्स क्या होते हैं। इनांशियोमर्स बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है और उसका दूसरा मिरर इमेज जो है वो दोनों सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, वो दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड है, इसलिए उसको हम लोग इनांशियोमर्स कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इनांशियोमर्स के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में, उसको कैसे पहचान सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंत तक हमें आशा है कि आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनांशियोमर्स। आखिर इनांशियोमर्स के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी, वो कैसे भिन्न है, क्या सेम है, भिन्न है, इन सभी बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से हम लोग कैसे इनांशियोमर्स को रिलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली जो तीसरा प्रश्न होगा जिसका कि हम लोग उत्तर देंगे वो है, हाउ वी कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन। हम लोग किसी इनांशियोमर्स का स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। उत्तर खोजने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि समझिए कि आपको एक ट्वीज़र दिया गया, एक पेयर ऑफ ट्वीज़र दिया गया, यानी 2 ट्वीज़र आपको दिया गया और आपको कहा गया कि कुछ छोटी छोटी ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड पे गिरे हैं उसको चूज़ करना है, चुनना है। अब आप दोनों ही हाथ यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप जब लेफ्ट हैंड से इस ट्वीज़र को पकड़ते हैं तो एक टाइप का फीलिंग होता है, और राइट हैंड से जब इस ट्वीज़र को पकड़ते हैं तो क्या सेम ही फीलिंग होता है या डिफरेंट फीलिंग होता है। आप कहेंगे इस केस में दोनों ही हाथों में ऑलमोस्ट सेम फीलिंग होता है, क्योंकि ये जो ट्वीज़र है सिमेट्रिकल है और दोनों हाथ में ऑलमोस्ट सिमिलर फीलिंग देता है। अब दूसरी चीज़ को लेते हैं। आपके पास 2 हैंड ग्लोव्स हैं, एक लेफ्ट हाथ का और दूसरा राइट हाथ का। आपको एक बंद कमरे में कहा गया, काला है कमरा, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, और आपसे कहा गया कि आप इस दोनों ग्लव्स को पहन लीजिए। आप इस ग्लव्स को पहनने की कोशिश करते हैं, आप पाते हैं कि लेफ़्ट वाला राइट में जा रहा है, राइट वाला लेफ़्ट में जा रहा है। आप तुरंत उलट देते हैं और फिर सही करके आप हाथ में पहन लेते हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि आपका हाथ क्या दोनों ही ग्लव्स के लिए सिमिलर टाइप से बिहेव किया, इंटरेक्ट किया, या डिफरेंट टाइप से इंटरेक्ट किया। आप कहेंगे डिफरेंट टाइप से इंटरेक्ट किया, क्योंकि लेफ़्ट वाला केवल लेफ़्ट को ही चूज़ किया और राइट वाला केवल राइट को ही चूज़ किया, यानी जो इंट्रैक्शन है वो डिफरेंट है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ट्वीज़र है तो आपका दोनों हाथ ऑलमोस्ट सेम टाइप बिहेव करता है, मगर आपके पास जब हैंड ग्लोव्स है तो दोनों हाथ डिफरेंटली बिहेव करता है। बेसिकली जो एक ट्वीज़र है आपका वो एक ए कायरल ऑब्जेक्ट है, इसमें सिमेट्री है, ए कायरल है, मगर ये जो दोनों हैंड ग्लोव्स है वो कायरल है, बेसिकली इनांशियोमर्स है। अगर एक ग्लव्स को देखें तो दूसरा ग्लव उसका मिरर इमेज है, बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो एक कायरल कंपाउंड है। और आपका हाथ कैसा है, आपका हाथ, लेफ्ट हाथ और राइट हाथ दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मगर वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो आपका हाथ भी कायरल है। तो अब यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई कायरल ऑब्जेक्ट, जो कि आपका हाथ है इस केस में, कोई कायरल ऑब्जेक्ट कोई एक कायरल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, बट सेम टाइम जब कायरल ऑब्जेक्ट किसी कायरल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। यानी कि इनांशियोमर्स जो है वो एक कायरल इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट सेम टाइप बिहेव करेंगे। एक कायरल मीन्स जिसमें मिरर इमेज है मगर सुपर इम्पोजिबल है, तो एक कायरल इन्वायरमेंट में इनांशियोमर्स को आप अलग नहीं कर सकते, मगर कायरल इन्वायरमेंट में इनांशियोमर्स जो होंगे वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे,
यानी कि आप कुछ कायरल इन्वायरमेंट देखें, कुछ ऐसा करें कि कायरल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो जाए, तो उस केस में आप इनांसियोमर्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो इनांसियोमर्स दिया हुआ है, एक आपका ए कंपाउंड है और दूसरा उसी का मिरर इमेज है जो कि इनांसियोमर्स है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या इस दोनों इनांसियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम है, डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है। तो एक चीज तो हमने देखा कि अगर इनांसियोमर्स है तो कायरल इन्वायरमेंट में डिफरेंट रिएक्ट करेगा, मगर एक कायरल इन्वायरमेंट है तो दोनों इनांसियोमर सेम ही टाइप से बिहेव करेगा। जैसे आपका ट्वीजर के केस में दोनों इनांसियोमर, जैसे दोनों आपका हाथ जो था एक ही टाइप से बिहेव कर रहा था। सो हम कह रहे हैं कि पेयर्स ऑफ इनांसियोमर्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जहाँ की ये दोनों आपका कंपाउंड जो है ये दोनों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होगा। कौन कौन सा चीज़ आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सेम ही टेम्परेचर पे दोनों ही इनांसियोमर्स मेल्ट होगा। चाहे तो इसका मेल्ट कीजिए, इसका सॉल्यूशन ले लीजिए और इसका सॉलिड ले लीजिए, दोनों को बॉयल कीजिए, मेल्ट कीजिए, या डेंसिटी मेजर कीजिए या हीट ऑफ फॉर्मेशन मेजर कीजिए, हर चीज़ सेम ही होगा। यानी दोनों एकदम सेम बिहेव करेगा, पता ही नहीं कर सकते कि ए वाला कौन है और ए वाला कौन है, क्योंकि उस केस में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अंडरगोज द सेम रिएक्शन इन एन ए कायरल इन्वायरमेंट। केमिकल रिएक्शन भी सेम होगा, बशर्ते कि आपका जो इन्वायरमेंट है जिससे रिएक्ट कर रहा है या जो सॉल्वेंट है, ये सब चीज़ें एक कायरल है तो बिहेवियर जो है दोनों का सेम ही होगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट भी सेम ही होगा। मगर इनांसियोमर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन कायरल इन्वायरमेंट, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, इनांसियोमर को केवल आप एक ही तरीके से अलग कर सकते हैं, एक ही तरीके से पहचान सकते हैं, और वो पहचानने का तरीका होगा कायरल इन्वायरमेंट। कायरल इन्वायरमेंट में अगर इनांसियोमर को ले जाइए तो ये डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करता है। ये समझिए कि आपका कोई एक जुड़वा भाई है, दोनों सेम बिहेवियर है, लेकिन किसी एक खास पॉइंट पे दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे आपने उनको डांटा तो एक को डांटा तो दूसरी तरफ से रिएक्ट करता, दूसरे को डांटा तो दूसरी तरफ से रिएक्ट करता। यानी यहाँ पे जो डांटना है वो कायरल इन्वायरमेंट है, और दोनों आपका जो ब्रदर्स हैं, जुड़वा भाई है, वो भी कायरल है। तो कायरल कायरल के साथ डिफरेंट रिएक्ट करता है, मगर कायरल एक कायरल के साथ सेम रिएक्ट करता है। हमारा यही मैसेज है और इसी मैसेज को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे अलग से रिएक्ट करता है। इनांसियोमर्स इज स्टीरियो स्पेसिफिक, जैसा कि हम कह रहे थे कि इनांसियोमर जो है कायरल इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, यानी स्टीरियो स्पेसिफिक है। किसी एक स्टीरियोआइसोमर जो है किसी खास परिस्थिति में कोई एक ही वाला स्टीरियोआइसोमर है जो रिएक्ट करेगा या कि इन्फ्लुएंस होगा। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लेवोडापा, दिस मॉलिक्यूल, नाम पे मत जाइए, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कायरल कार्बन है। ये जो कार्बन है कायरल, कैसे? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में एक ग्रुप पे CH2 है, हाइड्रोजन है, NH2 है, COH है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है। इस मॉलिक्यूल को हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो इसका बेसिकली दो इनांसियोमर होगा, एक ए वाला और एक इसका मिरर इमेज, दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है। इस मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेन में ले जाते हैं, यानी ब्रेन में जो एंजाइम्स है उसके साथ ये रिएक्ट करता है, तो इसका मिरर इमेज नहीं रिएक्ट करता है। यानी इस मॉलिक्यूल का यही वाला मॉलिक्यूल जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है, बस यही कन्फिग्रेशन ब्रेन में जो एंजाइम्स है उसके रिएक्ट करके डोपामाइन बनाता है। डोपामाइन ये वाला कंपाउंड है आपका, दिस इज द डोपामाइन। तो डोपामाइन जो है केवल इसी वाले कंपाउंड से बनता है, इसका जो दूसरा इनांसियोमर है उससे डोपामाइन नहीं बनता है। यानी कि एंजाइम में जा कर के ये वाला लेवोडापा है वो रिएक्ट करता है, स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी एक ही स्टीरियोआइसोमर है, एक ही इनांसियोमर है जो डोपामाइन को बनाता है। इसका मतलब इस तरह का रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जो कि सेल में हमारे शरीर के अंदर में होते रहते हैं। इन शरीर को यानी कि आप इनांसियोमर के प्रॉपर्टीज़, इनांसियोमर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ड्रग का अच्छा सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू नो only the enantiomer with the configuration as shown in the figure transformed into dopamine। केवल यही वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन वो डोपामाइन बनाता है, इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा जुड़वा भाई डोपामाइन नहीं बनाता है। तो अभी तक हमने कहा कि इनांसियोमर जो है स्टीरियो स्पेसिफिक होता है और कायरल इन्वायरमेंट में डिफरेंटली रिएक्ट करता है और एक कायरल इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। शॉर्ट में इसको कुछ लोग PPL भी कहते हैं। जैसे कोई भी लाइट है, एक लाइट स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। यानी कि लाइट अगर इधर मूव कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुआ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट करेगा। इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन केवल यही वाला नहीं हुआ, एक प्लेन हुआ। अगर एक सर्किल यहाँ से बनाइए तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर भी वाइब्रेट कर सकता है, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, सबका सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। और लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट के पासिंग डायरेक्शन के किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने लाइट के वाइब्रेशन के डायरेक्शन को दिखाया, इधर वाइब्रेट कर रहा, इधर वाइब्रेट कर रहा, इधर वाइब्रेट कर रहा। सो दिस इज वाइब्रेशन डायरेक्शन, किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट कर रहा। अगर इस लाइट को हम एक स्पेशल टाइप के फिल्टर से पास करते हैं तो क्या होता है कि लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन है वही रहता है, बाकी डायरेक्शन का वाइब्रेशन नील हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में रहता है, केवल इसी डायरेक्शन में रहेगा, ये एक टाइप का फिल्टर है। तो हम लोग कहते हैं लाइट जो है पोलराइज्ड हो गया, एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा, तो हम लोग कहेंगे लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड हो गया। एक स्पेशल टाइप का फिल्टर होगा जिसमें कुछ इस तरह के स्लिट बने होंगे, ये स्लिट केवल जो है एक ही प्लेन के वाइब्रेशन को अलाउ करेगा, यहाँ से फिल्टर होकर के इधर आएगा और फाइनली आप पाएंगे कि लाइट जो है केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, केवल परपेंडिकुलर प्लेन, जो कि ऐसा प्लेन है मान लीजिए इस प्लेन में केवल वाइब्रेट कर रहा। तो इस लाइट को हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप जनरली सन ग्लासेस में देखते हैं। कुछ तरह के सन ग्लास आते हैं जिसको थोड़ा महंगे सन ग्लासेस होते हैं, अगर उसको आप धूप चश्मा के लिए खरीदते हैं तो पोलराइज सन ग्लासेस होते हैं। उस केस में क्या होगा कि सारे लाइट नहीं आएंगे आपकी आँख पर, केवल एक ही प्लेन वाला आएगा जो कि आँखों के लिए काफ़ी ही अच्छा होता है। तो एक एग्जाम्पल प्लेन पोलराइज लाइट का आप पोलराइज सन ग्लासेस में देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग आखिर प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं? आंसर ये है कि हम लोग का टारगेट क्या था, इनांसियोमर्स को अलग करना, इनांसियोमर्स को पहचानना। क्योंकि इनांसियोमर जो थे वो एक कायरल इन्वायरमेंट में सेम ही टाइप से रिएक्ट करते हैं, केवल कायरल इन्वायरमेंट में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो हम कैसे पता करें कि इनांसियोमर जो है कौन वाला कौन है? तो एक तरीका हो सकता है ऑप्टिकल रोटेशन, और उसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज करके कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट से हम लोग इनांसियोमर को पहचान सकते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंटरैक्ट विथ कायरल मॉलिक्यूल। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है। दिस इंटरेक्शन कैन बी मेजर्ड बाय ए पोलरीमीटर। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है दोनों इनांसियोमर से डिफरेंटली इंटरैक्ट करेगा। अगर आपका मिरर इमेज है तो डिफरेंट रिएक्ट करेगा, आपका ऑब्जेक्ट है तो डिफरेंट रिएक्ट करेगा। यानी
प्लेन पोलराइज लाइट को आप यूज कर सकते हैं पहचानने में, यानी कुछ ऐसा तरीका हुआ कि आप जुड़वा भाई को पहचान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट को यूज करके जुड़वा भाई को अलग कर सकते हैं। और इस कंसेप्ट को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलरीमीटर। तो थोड़ा हम लोग पोलरीमीटर के बारे में समझते हैं। ये पूरा सेटअप जो आप देख रहे हैं ये पोलरीमीटर का सेटअप है। पोलरीमीटर में फर्स्ट क्या होता है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट करने का एक सोर्स होता है। जनरली हम लोग सोडियम लैंप का एक सोर्स लेते हैं जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट करता है। मोनोक्रोमेटिक करने का मतलब हुआ कि ऐसा लाइट जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ है। तो ये जो सोर्स है एक वेवलेंथ का लाइट जनरेट करता है, और फिर हम क्या करते हैं, इस लाइट को एक पोलराइजर के थ्रू पास करते हैं। पोलराइजर एक तरह का फिल्टर हुआ जो लाइट को पोलराइज कर देगा। इसके पहले तक जो लाइट था वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, यानी कि परपेंडिकुलर, लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन में। बट जब पोलराइजर से आपने पास किया तो लाइट जो है केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। तो ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट हो गया, लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं और इसमें जिस इनांसियोमर के बारे में आपको पता करना है या जिस इनांसियोमर को पहचानना है उसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, और इस ट्यूब में उसका सॉल्यूशन को डाल के रख देते हैं। सॉल्यूशन से इस ट्यूब को हमने भर दिया। तो होता क्या है, जैसे ही प्लेन पोलराइज लाइट इस सॉल्यूशन से पास करना शुरू करता है, ये इंटरेक्ट करता है इनांसियोमर से, जो कि कायरल है, इनांसियोमर से रिएक्ट करता है। जैसे ही रिएक्ट करेगा ये लाइट बेंट होना शुरू होता है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट जो वर्टिकल प्लेन में पहले वाइब्रेट कर रहा थोड़ा सा बेंट हुआ। जैसे कि यहाँ पे कुछ मोलिक्यूल से रिएक्ट किया तो इतना बेंट हुआ, फिर कुछ और आगे बढ़ा तो यहाँ पे और डिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पे बेंट हो गया। फाइनली निकलते 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 लाइट को बेसिकली पास करना चाहिए था इस वर्टिकल प्लेन से, बट मोलिक्यूल से रिएक्ट किया, मोलिक्यूल से इंटरेक्ट किया, तो फाइनली जो है अब जो लाइट है इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा। इनिशियली वाइब्रेट करना चाहिए था इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा, यानी कुछ एंगल से डेविएट हो गया। इसी एंगल को हम लोग मेज़र कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा इनांसियोमर है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं रोटेटेड प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट हो गया, शुरू में कुछ ऐसा था, अभी रोटेट होके ऐसा हो गया। यानी कि हम लोग इस रोटेटेड एंगल को देख भी सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। कैसे मेज़र करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आप स्केल लगा दीजिए, इसमें डिग्री स्केल लगा हुआ, और शुरू में आप यहाँ पे थे, इस लाइन वर्टिकल लाइन में थे, अब इसको रोटेट करना शुरू कीजिए और जितना एंगल पे आपको लाइट आता हुआ दिखे वो मेज़र कर लीजिए, तो वही आपका ऑब्जर्व्ड रोटेशन हुआ। इतने एंगल से रोटेट हुआ, यानी इतने एंगल से प्लेन पोलराइज लाइट जो डेविएट हुआ, तो आप इस रोटेशन को मेज़र कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का सिंपल यूज ये हुआ कि हम लोग मेज़र कर सकते हैं किसी इनांसियोमर से कितना रोटेशन हुआ। इसको हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन भी कहते हैं। सो द डिफ्लेक्शन एंगल इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन एंड डिनोटेड बाय अल्फा ऑब्जर्व्ड। सो दिस एंगल, यहाँ पे जो एंगल से रोटेट हुआ है इसी को हम लोग अल्फा ऑब्जर्व्ड कहेंगे, जो कि ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन के बराबर है। Now because chiral molecule rotate plane polarized light, they are called optically active. तो कायरल मोलिक्यूल जो है अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए था मगर ये रोटेट हो गया। अब इसलिए हम इसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कायरल मोलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। एक कायरल मोलिक्यूल अगर रखते उस ट्यूब में तो क्या होता, यहाँ पे जो हमने ट्यूब लिया है इस ट्यूब में एक कायरल मोलिक्यूल अगर रखा होता ऐसा जिसका कि इनांसियोमर नहीं होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या किसी तरह का सिमेट्री है, तो उस केस में
कोई भी रोटेशन नहीं होता, जैसे लाइट जा रहा था उसी तरीके से पास कर जाता, वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, फाइनली भी आपको लाइट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करता हुआ मिलता। तो ए कायरल मोलिक्यूल डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दो टर्म हमने यहाँ डिफाइन किया, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, जो रोटेट नहीं कर पाए उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल कंपाउंड जो होगा, कायरल ऑब्जेक्ट जो होगा, इसको रोटेट कर देगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ए कायरल जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। तो अभी हमने देखा कि ऑब्जर्व्ड एंगल और ऑब्जर्व्ड रोटेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। ये ऑब्जर्व्ड जो रोटेशन है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन जो है, दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। एक तो सॉल्यूशन जो आपने लिया उसका कंसंट्रेशन क्या है, और दूसरा जो है पोलरीमीटर के लेंथ पे भी, यानी सैंपल ट्यूब के लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो इस बात को हम लोग नॉर्मलाइज करने के लिए एक नया कंसेप्ट और एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। सेम थिंग, आप सेम ही पोलरीमीटर में सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, केवल आप एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं। अल्फा ऑब्जर्व आपने निकाला है और उसी को आप एक नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और स्पेसिफिक रोटेशन एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, ऑब्जर्व्ड रोटेशन इन पोलरीमीटर डिपेंड्स अपॉन a structure of the substance and its concentration, and it also depends upon length of this polarimeter, length of polarimeter tube. So it depends upon कौन सा substance है, कितना उसका concentration है, और polarimeter tube का length क्या है। So कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे जो आपको अल्फा ऑब्जर्व मिल रहा है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा, इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा, यहाँ पे कौन सा मोलिक्यूल है उस पर डिपेंड करेगा, और साथ साथ ये जो पोलरीमीटर है, इस ट्यूब का लेंथ कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसी बात को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। दैट इज दिस टर्म स्पेसिफिक रोटेशन। इसको कैसे लिखते हैं, अल्फा डी, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल्स टू observed rotation divided by length of the tube and concentration of the substance। concentration किस चीज़ में लीजिएगा, concentration को आपको यहाँ ग्राम पर मिलीलीटर में लेना है। इंपॉर्टेंट बात है, concentration मोलरिटी नहीं है, एक concentration जो है ग्राम पर लीटर मिलीलीटर में है, और लेंथ का यूनिट क्या होगा, लेंथ आपको डेसीमीटर में लेना है। जो ये पोलरीमीटर वाला जब एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें भी है, मतलब कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे करिएगा, कौन सा मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा। सो ये सब स्टैंडर्ड जो है ऑलवेज डिफाइन होता है लैब में। सो द स्टैंडर्ड कंडीशन सेलेक्टेड फॉर पोलरीमीटर मेजरमेंट्स आर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर, एंड वेवलेंथ इज 589 नैनोमीटर। और जो लाइट आप लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, उसका वेवलेंथ 589 नैनोमीटर होगा। ये जो वेवलेंथ है येलो लाइट होता है, और सोडियम डी लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प के डी लाइन के करस्पॉन्डिंग होता है। यानी सोडियम वेपर लैम्प जो आपका स्ट्रीट लैम्प होता है, सोडियम वेपर लैम्प, उसका येलो लाइट, दिस येलो लाइट इज करस्पॉन्ड टू डी लाइन ऑफ सोडियम वेपर लैम्प। तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, और जो वेवलेंथ होता है 589 नैनोमीटर होता है। एंड स्पेसिफिक रोटेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा ऑब्जर्व आ गया आपको तो उसको लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए, आपको स्पेसिफिक रोटेशन मिल जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशन किसी एक कंपाउंड का ऑलवेज सेम ही होगा। इसीलिए हम लोग कभी कभी एक टेबल भी बनाते हैं। आप किसी भी किताब में देखेंगे कि एक टेबल बना करके डिफरेंट सब्सटेंस का, डिफरेंट कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन का एक टेबल बनाते हैं। जैसे कि कुछ कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन इस टेबल में दिया हुआ, कंपाउंड का नाम यहाँ है और उसका स्पेसिफिक रोटेशन दूसरे कॉलम में। जैसे कि एजिडोथामाइडिन एजेटी, इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है 99 डिग्री है। सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो है 66 डिग्री है। तो आप किसी कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन
आसानी से किसी हैंडबुक या किसी टेबल के थ्रू पता कर सकते हैं। तो अभी जो भी हमने पढ़ा उसको एक दो प्रॉब्लम करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द इनांशियोमर ऑफ नेचुरली अकरिंग टेस्टोस्टेरोन। तो नेचुरली अकरिंग टेस्टोस्टेरोन का जो अल्फा वैल्यू है उसका हमको इस टेबल में दिया हुआ, जैसा कि हमने कहा स्पेसिफिक रोटेशन कंपाउंड का टेबल में दिया होता है। तो इस कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है जो कि 109 डिग्री के बराबर है। तो अल्फा डी, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अल्फा डी स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो दिया हुआ 109 डिग्री, 109 डिग्री इस कंपाउंड का। मगर हमको किसका निकालना है? हमको निकालना व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनांशियोमर ऑफ नेचुरली अकरिंग टेस्टोस्टेरोन। इस कंपाउंड का जो इनांशियोमर है, ये तो इस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन है। इसका जो इनांशियोमर होगा उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एक इनांशियोमर लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो इसका जो दूसरा इनांशियोमर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट साइड में रोटेट करता है। इसका मतलब अगर ये प्लस है, एक एंगल प्लस साइड में है, तो इसका इनांशियोमर जो होगा उतना ही अमाउंट होगा और माइनस साइन के साथ होगा। ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जब भी आप प्लेन पोलराइज लाइट के साथ इनांशियोमर को रिएक्ट करेंगे या पोलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अगर आपको एक इनांशियोमर का रोटेशन प्लस में आ रहा तो दूसरे का इनांशियोमर का रोटेशन उतना ही आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। तो इस कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन 109 डिग्री है, तो इसका जो इनांशियोमर है उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होगा मगर उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा लाइट को तो दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। A sample of solution of 1.5 gram of cholic acid in 10 ml of alcohol is placed in 10 centimeter tube. The observed rotation is plus 5.5 degree. Calculate the specific rotation of cholic acid. एक इम्पोर्टेंट बात, पहले हमने कहा था कि L जो है फार्मूला में, स्पेसिफिक रोटेशन वाले फार्मूला में L जो है पोलरीमीटर का लेंथ है। बेसिकली हम कहना ये चाह रहे थे कि पोलरीमीटर मतलब जिस ट्यूब में आप सैंपल रख रहे हैं उसका लेंथ है, यानी जिस ट्यूब में आप सैंपल प्लेस कर रहे हैं उसका लेंथ L है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या चीज़ दिया हुआ? अल्फा ऑब्जर्व्ड दिया हुआ, कितना अल्फा ऑब्जर्व्ड है? प्लस 5.5 डिग्री। और क्या चीज़ दिया हुआ? 1.5 ग्राम कोलिक एसिड इन 10 ml ऑफ अल्कोहल। तो इसे आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, यानी 10 ml में 1.5 ग्राम, यानी 1 ml में 0.15 ग्राम, यानी कि हम C लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, क्योंकि हमको ग्राम पर ml में लिखना था तो ये हो जाएगा 0.15 ग्राम पर ml। तो कंसंट्रेशन मिल गया। लेंथ ऑफ ट्यूब, अगर आपको याद हो तो लेंथ ऑफ ट्यूब किस चीज़ में लिखना था? डेसीमीटर में लिखना था। अब फिर से देखिए इस फार्मूला को। सो लेंथ ऑफ ट्यूब, सो लेंथ ऑफ ट्यूब इज इन डेसीमीटर। तो आपको ट्यूब के लेंथ को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना ट्यूब का लेंथ है? 10 सेंटीमीटर, यानी कितना डेसीमीटर हो गया? 1 डेसीमीटर। अब आप स्पेसिफिक रोटेशन इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कोलिक एसिड इज इक्वल्स टू, ये साइन केवल स्पेसिफिक रोटेशन को डिनोट करने के लिए लिखते हैं। यहाँ पे जो डी है वो ये दिखाता है कि सोडियम का डी लाइन जो है यूज हुआ है एज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो अल्फा ऑब्जर्व है इसका 5.5 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया 0.15। द लेंथ इज 1 डेसीमीटर, तो लेंथ हो गया आपका 1 डेसीमीटर, और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5.5 डिग्री।
लेंथ 1 डेसीमीटर हो गया और कंसंट्रेशन हो गया आपका 0.15 ग्राम पर ml। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो ए वैल्यू आ जाएगा 36.7 डिग्री। सो इस केस में जो स्पेसिफिक रोटेशन है इस कंपाउंड का वो है 36.7 डिग्री। अगर हम आपसे पूछें कि कोलिक एसिड के जो दूसरा एनांसियोमर है उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा तो आप क्या कहेंगे? आंसर उसका ये होगा -36.7 डिग्री, क्योंकि एक एनांसियोमर का अगर प्लस है तो दूसरे एनांसियोमर का माइनस होगा। एनांसियोमर में बस इतना ही अंतर है, एक जो है लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो दूसरा जो है लाइट को राइट साइड रोटेट करता है। कौन सा लाइट? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक और कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट करेगा उससे रिलेटेड है। टर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। ये टर्म यूज होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किधर साइड में रोटेट होगा इसको बताने के लिए। इफ ए chiral substance rotates the plane polarized light to the right, that is positive or clockwise direction, the substance is called dextrorotatory। तो अगर आपका जो सब्सटेंस है एनांसियोमर है, कायरल सब्सटेंस है, वो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में कहेंगे, उधर साइड में रोटेट करता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। तो फिर लेवो रोटेटरी क्या होगा? इसका अपोजिट। अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है जो कि निगेटिव डायरेक्शन होगा तो हम लोग उसको लेवो रोटेटरी कहेंगे। So if a chiral substance rotates plane polarized light to the left in a negative direction or counterclockwise direction, then substance is called levorotatory। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग लेवोरोटेटरी कहेंगे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जैसे कि इस कंपाउंड को देखिए तो ये है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सिंपल वर्ड स्मॉल लेटर डी यूज़ करते हैं। ये दूसरा एनांसियोमर है, इसी कंपाउंड का अगर मिरर इमेज लीजिए तो ये उसका दूसरा कंपाउंड है और ये जो है निगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए ये आपका लीवोरोटेटरी है। सो प्लस माइनस साइन ये शो कर रहा है यहाँ पे कि ये जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और माइनस जो है लीवोरोटेटरी है। लीवोरोटेटरी है यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए वाला इनांसियोमर रोटेट करेगा और ये दूसरा वाला इनांसियोमर जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में या कहें लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए इसको हम लोग लीवोरोटेटरी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम लोग पोलरीमीटर को यूज़ करके ऑप्टिकल रोटेशन मेज़र करते हैं किसी कायरल सब्सटेंस का, और हमने ये भी देखा कि स्पेसिफिक रोटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्पेसिफिक रोटेशन कुछ सब्सटेंस का दिया होता है वो भी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं टेबल से। एंड फाइनली हमने एक कंसेप्ट सीखा कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या है, लीवोरोटेटरी क्या है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि हम और से और वीडियो बना सकें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।